आप लोगों से नम्र निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि मैं क्या बताई हूँ और कैसे बताई हूँ। और साथ में अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक कविता सुनाती हूँ। हिंदी में कोई बात है, हिंदी में कोई बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को सरलता से कह देते हैं, अपने दिल की बातों को दूसरों तक बहुत ही आराम से पहुंचा देते हैं। आइए आज मैं आपको हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का इतिहास बताऊंगी और उसके बाद भाषा बताऊंगी, स्वर बताऊंगी और व्यंजन बताऊंगी। आज मैं स्वर का सारा पार्ट इस वीडियो में ख़त्म करूंगी, स्वर के विभाजन का पार्ट। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। इसके कई नाम हैं: देसी भाषा, आदि भाषा, हिंदवी भाषा और खड़ी बोली। इतिहास क्रम, हिंदी की सबसे अंतिम अवस्था जो है, सबसे अंतिम वो अपभ्रंश में थी, लेकिन अपभ्रंश से पहले वो अवहट्ट में थी। अपभ्रंश से पहले अवहट्ट में थी, अवहट्ट से सुरसैरी में आई, सुरसैरी से अर्धगामी में आई। अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का भी नाम देते हैं। और ये अपभ्रंश से विकसित होकर जो भी कथ्य निकले वह आधुनिक बोलियों में विकसित हो गए। और फिर एक और शब्द है, देसी शब्द की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताया कि देसी शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से के तत्सम और तद्भव से निकले हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है, बात करता है, वो व्याकरण का ध्यान नहीं रखता। व्याकरण को केवल हम लेखनी में ध्यान रखते हैं, व्याकरण का ध्यान हम लिखते समय रखते हैं, लेकिन हम बोलते समय व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए हिंदी के दो रूप हो गए, एक तत्सम और एक तद्भव। जो संस्कृत से उठकर सीधे आए उसे तत्सम कहते हैं, और जो हमारी बोलचाल की भाषा में है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, वो तद्भव हो जाता है। आइए अब हम बताएं भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अगर मुख्य पूछे तो दो प्रकार की होती है, ऐसे भाषा तीन प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अक्सर जो मुख बधिर लोग होते हैं वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्सर पूछता है एग्जाम में, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दे देगा ऑप्शन: अव्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को, क्रमबद्ध समूह को, अप्रक्रमबद्ध, उपर्युक्त सभी, कुछ भी दे देगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होता है, स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर को उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो पूर्णतया स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन स्वर पर आश्रित होता है। व्यंजन स्वर पर आश्रित होता है, वो बिना स्वर की सहायता के व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता, जबकि स्वर हमारा पूर्णतया स्वतंत्र है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा काल के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा काल के आधार पर तीन प्रकार का होता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जहाँ सब छोटा हो, एक मात्रा काल का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जहाँ सब बड़ा हो, दो मात्रा काल का, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब हमारा दीर्घ स्वर में आ जाएगा। प्लुत स्वर राम, ओम, जहाँ तीन मात्रा काल का समय लगे वहाँ हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला है हमारा वर्गीकरण, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। संवृत्त स्वर जहाँ पर सबसे कम मुख खुले उसे हम संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत्त, संवृत्त की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुले उसे हम अर्ध संवृत्त कहते हैं, जैसे छोटी ई और बड़ा ऊ, छोटा ऊ। विवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख
से सबसे अधिक खुले, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुले उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ए, औ। अर्धविवृत जो विवृत की तुलना थोड़ा कम खुले उसे हम अर्धविवृत कहते हैं, जैसे ए और ओ। अगला पॉइंट है जीवा के आधार पर, जीव के स्थापत्य के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के स्थापत्य के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों की संख्या 4 है, मध्य स्वरों की संख्या 1 है और पश्च स्वरों की संख्या 5 है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जब हमारे जीभ का अगला हिस्सा पूर्णतया सक्रिय हो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय हो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वरों की संख्या 4 है, ई, छोटी ई, बड़ी ए और ए। मध्य स्वर जब बीच का हिस्सा सक्रिय हो, जिह्वा का पिछला स्थान सक्रिय हो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, छोटा अ केवल मध्य स्वर में आता है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो व्यंजन को उच्चारण करने के लिए उसकी सहायता करता है। पश्च स्वर, पश्च स्वरों की संख्या 5 है। जब पिछला भाग, हमारे जीवा का पिछला भाग सामान्य रूप में कार्य करे तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इसकी संख्या 5 है। दोस्तों, इसी के साथ स्वरों का वर्गीकरण होंठ की गोलाई के आधार पर भी है, जैसे 2 प्रकार का है। होंठ की गोलाई के आधार पर विवृत और अर्धविवृत। विवृत का मतलब होता है पूर्णतया होंठ गोल हो जाए। अर्धविवृत का मतलब होता है जब हमारे होंठ फैल जाएं। इस तरह स्वरों का वर्गीकरण हमारा समाप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। साथ में आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और ऑल बेल आइकन को दबाएँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।